नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। गैरसैंण में विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन। सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा, पक्ष और विपक्ष दोनों तैयार, सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। कांग्रेस द्वारा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर पीसी, कहा लगातार जेपीसी द्वारा जांच कराए जाने की मांग, उद्योगपतियों को पहुंचाया जा रहा सीधा लाभ। पॉलिटेक्निक भर्ती मामले में छात्रों को हाईकोर्ट से राहत, बी फार्मा पास युवाओं के पक्ष में फैसला, प्रथम श्रेणी के साथ सेकंड डिवीजन और अन्य को भी शामिल करने के दिए निर्देश। उत्तरकाशी में 160 लीटर दूध से देवता के पशुओं ने स्नान कर अच्छी फसल की खुशहाली के लिए दिया आशीर्वाद। मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित। टिहरी झील में क्रूज बोट चलाने की तैयारी, इससे पहले प्रोजेक्ट घिरा विवादों में, टेंडर को लेकर सियासत, मंत्री सतपाल के पुत्र एक मामले में सुर्खियों में। और खबरें हैं विस्तार से। विधानसभा का मानसून सत्र का तीसरा और अंतिम दिन। प्रश्नकाल में विधायकों के सवाल, मंत्रियों के जवाब। अनुपूरक बजट पर आज विभागवार चर्चा। बजट पर चर्चा के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों तैयार। सदन में सरकार को घेरने के प्रयास में विपक्ष, वित्त मंत्री ने पेश किया था करीब 5,000 करोड़ का अनुपूरक बजट। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन दोपहर के बाद कांग्रेस के विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया और बाहर आकर प्रदर्शन किया। सदन से वॉकआउट करने का क्या कारण रहा, इन्हीं सभी बातों को लेकर हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी से खास बातचीत की। विधानसभा का सत्र अभी लगातार जारी है, लेकिन जो विपक्ष के विधायक हैं बाहर आए हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ अभी उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं। सदन में चर्चा चल रही है, आप लोग क्या मुद्दा हुआ कि आप लोग बाहर आ गए? देखिए, सबसे पहले तो हमने कहा कि सदन को पर्याप्त समय मिलना चाहिए। सरकार की हठधर्मिता है, संख्या बल के आधार पर संविधान को ताक पर रखकर कार्य मंत्रणा समिति पर भी चर्चा नहीं करते, उसे पहले डिसीजन कर देते हैं। आज सदन का आखिरी दिन था। उत्तराखंड, ये जो हमारा सत्र चल रहा है, इस समय बारिश का मौसम है। पूरे उत्तराखंड में जगह जगह आपदा आई हुई है, लोग परेशान हैं, कई गांव धंस गए हैं, कई जगह पे पूरा जलमग्न पूरा उत्तराखंड हो गया। हमने कहा कि आपदा उत्तराखंड के लिए बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। 310 में हमने आपदा का प्रश्न दिया, उसे सरकार के दबाव में स्वीकार नहीं किया गया। उत्तराखंड आकंठ सरकार, ये भ्रष्टाचारी सरकार, भ्रष्टाचार में पूरी संलिप्त है, भ्रष्टाचारी अधिकारियों को एक्सटेंशन दे रही है, भ्रष्टाचारी अधिकारियों को क्लीन चिट दे रही है। हमने कहा भ्रष्टाचार को नियम 58 पर लगा, उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मतलब कोई भी प्रश्न स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि जिससे कि विपक्ष अपनी बात सरकार के सामने रख सके। जो यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, जो आपदा से लोग पीड़ित हैं, जो परेशान हैं, उन पर चर्चा होनी चाहिए। उन प्रश्नों को स्वीकार ही नहीं किया जा रहा है। अगर सरकार प्रश्न स्वीकार ही नहीं करेगी तो लंबा सत्र चलाकर भी क्या होगा? सरकार का तो ये इन्होंने तो जनता के पैसे का करोड़ों रुपया खर्च कर यहाँ सत्र आहूत किया और अपने जो है सरकारी अपने दल को जो है पर्यटन कराने के लिए लाए हैं। ये कहीं भी उत्तराखंड के प्रति गंभीर नहीं दिखते।
आपदा जैसा मुद्दा जो पूरे पहाड़ जिससे प्रभावित है, तराई प्रभावित है, उस मुद्दे पर सरकार चर्चा नहीं करना चाहती, तो इससे दुर्भाग्य की बात क्या है। इनकी पहाड़ विरोधी सोच साफ साफ दिखाई देती है। ये सिर्फ 2 दिन गैरसैंण आकर खाना पूर्ति कर देते हैं कि हम जो राजधानी ग्रीष्मकालीन है हमने सत्र कर दिया। इनकी मंशा जनता की समस्याओं को, जो आपदा है उसको, जो भ्रष्टाचार है उसको हटाने की नहीं, क्योंकि ये खुद ही भ्रष्टाचारी है। अगर नियम 58 में आप लोगों ने, विपक्ष ने अपना पक्ष रखा, उसके बाद सत्ता पक्ष द्वारा इसका जवाब दिया जा रहा है, तो आप लोग क्यों बाहर आ गए? हमने इस प्रश्न रखे, वो स्वीकार ही नहीं किए गए, तो हम बात कहां से रखेंगे और जवाब कहां से देंगे। यहाँ तो मंत्री बोलते रहते हैं, एक चिट्ठा ले आते हैं लंबा सा, पूरी कहानी करते रहते हैं, उनको समय मिलता है। यहाँ जो सवाल कर रहा है उसे समय नहीं मिलता, क्योंकि सरकार डरती है, क्योंकि भ्रष्टाचारी सरकार है, ये जन विरोधी सरकार है, ये पहाड़ विरोधी सरकार है। ये नहीं चाहती कि जो समस्याएं हैं उनको सुनकर उसका समाधान किया जाए, इसलिए इन्होंने जो है हमारे सवालों को स्वीकार नहीं किया। आप सोचिए, आपदा जैसे गंभीर मुद्दे को, जहां आज त्राईमान हो रखी है, 4 धाम जैसे गंभीर मुद्दे को, 4 धाम की बात करते हैं, जगह जगह कहते हैं इतने यात्री आ गए, 4 धाम में अव्यवस्था है, उसको सुनने के लिए सदन में तैयार नहीं है। तो ये सत्र थोड़ी चला रहे हैं, ये खाना पूर्ति कर रहे हैं। तो अभी हमारे साथ उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी थे, जिनका कहना था कि सरकार सदन चलाने को लेकर के उतनी गंभीर नहीं है। विपक्ष मांग कर रहा था कि आपदा पर चर्चा हो, लेकिन सरकार उससे भाग रही थी, जिसके कारण विपक्ष के विधायक बाहर आकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। कैमरामैन आकाश के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी, गैरसैंण। उत्तराखंड के भराड़ीसैंण में विधानसभा मानसून सत्र का आज अंतिम दिन है। कांग्रेस के बद्रीनाथ के विधायक लखपत बुटोला प्रथम बार चुनाव जीतकर विधानसभा में आए हैं। यहां उनका पहला विधानसभा सत्र है। विधानसभा के उनके पहले सत्र का अनुभव कैसा रहा, इन सब बातों को लेकर हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने उनसे खास बातचीत की। विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं लखपत बुटोला जी, जो पहली बार विधायक बने हैं, जो अभी चुनाव हुआ था बद्रीनाथ विधानसभा से जीत कर आए हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं, आप पहली बार चुन करके आए हैं, पहला सत्र था आपका, कैसा अनुभव रहा सत्र का? देखिए, अनुभव क्या रहना, सत्र के जो विधानसभा सत्र है उसमें अपने क्षेत्र के और प्रदेश के मुद्दे उठाए जाते हैं। और पहला दिन सत्र न चल करके 2 दिन का सत्र था, लेकिन ये सरकार जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करना चाह रहे हैं, जिस तरह से ये सरकार लोगों के मुद्दे नहीं उठाना देना चाह रही है। और मेरी विधानसभा के अंदर आज आपदा ग्रसित पूरा क्षेत्र है और मेरी विधानसभा बहुत आपदा से प्रभावित है। आप जानते हैं कि ये भौगोलिक परिस्थिति में सबसे बड़ी विधानसभा है मेरी, और लगभग 250 किलोमीटर लंबी विधानसभा है, और उसके बावजूद भी सरकार सदन में उस पर चर्चा नहीं होने देनी चाहती, हमारी आवाज़ दबाना चाहती है। और ये एक प्रकार से लोकतंत्र के लिए काला दिवस मुझे लगता है कि जो मेरी जनता का और प्रदेश की जनता का जो गला घोटने का काम किया, इसको काला दिवस के रूप में याद किया जाएगा। आपने कौन कौन से सवाल उठाए और या कौन कौन से सवाल आपने लगाए रखे थे? हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। मैं 4 धाम यात्रा पे बोलना चाहता था, नियम 58 के अंतर्गत मैं आपदा पे बोलना चाहता था। आप जानते हैं कि केदारनाथ के अंदर जो स्थितियां हुई आपदा में, और बद्रीनाथ के अंदर सैकड़ों गांव ऐसे हैं, चाहे जोशीमठ का हो, चाहे पगनो हो, चाहे पैणी हो, चाहे कूंचपुतनी हो, और मेरे क्षेत्र के चाहे जोशीमठ हो, और उसके अलावा चाहे गोपेश्वर नगर हो, जो क्षेत्र है पूरी तरह से आपदा से प्रभावित है। सैकड़ों सड़कें बंद हैं, PMGSY के अंतर्गत ओपन टू कम्युनिकेशन के अंदर पैसा नहीं है, और उसके बावजूद सरकार उस पर चर्चा नहीं करना चाह रही। ये दुखदपूर्ण है। जनता को, आप आपदा प्रभावित क्षेत्र है, जिस क्षेत्र से आप आते हैं, बहुत लोगों को विस्थापित करने के भी वहां सरकार के द्वारा किया गया था कि विस्थापित किया जाएगा। उन सारे मुद्दे को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, विस्थापन सरकार केवल कहती है, करती कुछ नहीं है। कागजों में बहुत कुछ कहती है और हकीकत धरातल पे मामले कुछ और। आप जानते हैं कि जिनकी गौशालाएं टूट रही हैं उन लोगों को 50,000 नहीं दिया जा रहा, जिनका मकान टूट गया 1,30,000 दिया जा रहा। कौन सा मकान 1,30,000 में बनेगा? फौरी राहत 5,000 दी जा रही। आप बता दीजिए, कोई घर 5,000 में चल सकता है जिस पे आपदा आ गई हो? आप बता दीजिए, गौशालाएं बन सकती क्या 30,000 में? और वो भी यदि आपके नाम पे जमीन की रजिस्ट्री नहीं है तो वो भी नहीं दिया जा रहा। इसमें घपला और घोटाला किया जा रहा। लोग रो रहे हैं सड़कों में। हम यहाँ सदन के अंदर इतने सुरक्षित हैं, और हम देहरादून के अंदर बड़ी बड़ी घरों में लोग रह रहे हैं, लेकिन मेरे क्षेत्र के लोगों को देखे जिनके पास घर नहीं है, उनकी पीड़ाएं समझने की जरूरत थी, लेकिन ये सरकार उनकी पीड़ा नहीं सुनना चाहती है। ये दुखदपूर्ण है। तो अभी हमारे साथ विधायक थे लखपत बुटोला जी, जिनका साफ कहना है कि सरकार सदन में चर्चा करना नहीं चाहती थी। पहली बार जीत कर आए थे, क्षेत्र के मुद्दे को उठाना चाहते थे, लेकिन उनका सीधा सरकार पर आरोप है कि हम उनको सदन में बोलने नहीं दिया गया। अपने सहयोगी
आकाश के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के भराड़ीसैंण में विधानसभा मानसून सत्र का आज अंतिम दिन है। दोपहर के बाद कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया और सदन के बाहर आकर प्रदर्शन किया। तो वहीं सदन में कार्रवाई को लेकर संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत से की खास बातचीत। विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है। कांग्रेस के विधायक सत्र से बाहर आए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के विधायक अनुपमा रावत जी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या बात हो गई कि सदन से आप लोग बाहर आ गए। आज का दिन जो था वो बहुत महत्वपूर्ण था। आपदा जैसे अति संवेदनशील मुद्दे पर जिसने पूरे उत्तराखंड को ग्रसित कर रखा है उस पर हम बोलने वाले थे, लेकिन हमें सरकार की जो मंशा थी वो ये थी कि रोका जाए इस इशू पे, क्योंकि सरकार जो थी इस पे बैकफुट में है। आपदा में उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, चाहे आप पर्वतीय क्षेत्रों को देख लीजिए या नीचे आप तराई मैदानी क्षेत्रों को देख लीजिए, कोई कार्य नहीं हुआ। तो उस पर हमें सवाल उठाने थे, नहीं करने दिया गया। मैं अपने क्षेत्र विधानसभा हरिद्वार ग्रामीण की बात करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही 2022 में एक मांगे थे 10 से औचित्यपूर्ण कार्य, उसी प्रकार भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है, आज भ्रष्टाचार दीमक की तरह हमारे प्रदेश को खा रहा है। आप खुद देख लीजिए बाबा केदारनाथ जी के मंदिर में, जहां बाबा केदारनाथ के मंदिर को नहीं छोड़ा गया, कैसे कई किलो सोना पीतल में बदल गया। तो इनको कहीं ना कहीं ये लगा कि हम गिरेंगे, क्योंकि हर डिपार्टमेंट आज भ्रष्टाचार की चपेट में है। तो अब क्या कांग्रेस के जो विधायक हैं आप लोग का अब क्या रुख है? आगे सदन में आप लोग भाग लेंगे या वॉकआउट करेंगे? इसमें वॉकआउट करने के अलावा चारा क्या है, जब सदन में हम मुद्दे ही नहीं रख सकते। सदन नियमावली के अनुसार चलता है। सरकार की पूरी मंशा है कि सदन ना चले। ये पूरी साजिश के तहत सरकार जो है बिजनेस लाने में असफल है। विपक्ष अगर मुद्दे ला रहा है जनहित के तो उनको उठाने में रोका जा रहा है, तो कोई चारा नहीं बचता। इसलिए हम लोगों ने बाहर कम से कम मीडिया के जरिए, आप चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का माना गया है, आप इस मुद्दे को जनता तक पहुंचाएं कि सरकार का रवैया पता चलना चाहिए और ये इसका जवाब मिलना चाहिए। और मेरे को पूरा विश्वास है कि बाबा केदार जो हैं इसका जवाब सरकार को अवश्य दे। तो विपक्ष का सीधा आरोप है कि सरकार सदन में चर्चा करना ही नहीं चाहती है। ये लोग भ्रष्टाचार और आपदा पर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन सरकार आपदा से भागना चाहती है। अपने सहयोगी आकाश के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी, गैरसैंण। गैरसैंण में विधानसभा सत्र चल रहा है, तो वहीं विधानसभा सत्र के दूसरे दिन रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने जादूगर रोड पर बने नीले पुल की मरम्मत का मुद्दा उठाया। बता दें कि इस नीले पुल पर शुरुआत में वाहनों की आवाजाही होती थी, लेकिन बाद में मरम्मत के अभाव में पुल जर्जर हालत में होता चला गया। ऐसे में पुल पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई और पुल की समय पर मरम्मत न हो पाने के कारण पुल की हालत और भी जर्जर होती चली गई, जिसको लेकर विधानसभा सत्र के दूसरे दिन रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने इस नीले पुल की मरम्मत का मुद्दा उठाया। रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा द्वारा विधानसभा सत्र में इस मुद्दे के उठाए जाने पर स्थानीय निवासियों का कहना है कि विधायक द्वारा उठाई गई विधानसभा सत्र में उनकी आवाज का हम समर्थन करते हैं। ये इरिगेशन इंस्टीट्यूट विभाग का ये पुल है और इरिगेशन की दोनों तरफ आने जाने के लिए ये बनाया गया था। बहुत पुराना पुल है और ये बात सत्य है कि इस समय पूर्ण रूप से जर्जर हालत में है, खतरनाक स्थिति में है, कोई भी हादसा हो सकता है। इसके लिए हमने पहले भी आवाज़ उठाई है और आज हम माननीय विधायक जी का धन्यवाद करना चाहते हैं, आभारी हैं उनके कि उन्होंने इस मुद्दे को अपने सदन में उठाया है और इस पर आवाज़ उठाई है और इसकी मरम्मत हो जाएगी। तो ये बहुत ही एक नेक काम होगा और किसी भी हादसे से बचाव का काम रहेगा। ये बहुत आवश्यक है। कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार भाजपा सरकार को देश के बड़े उद्योगपतियों को सहयोग देने का आरोप लगाया जा रहा है। इसके साथ हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर जेपीसी द्वारा जांच कराए जाने की मांग की जा रही है। देहरादून के कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि देश के नामी उद्योगपतियों को सत्ताधारी सरकार द्वारा फायदा पहुंचाने और नुकसान से उभारने का कार्य किया जा रहा है, जिससे आम जनता पर इसका खासा फर्क पड़ रहा है।
कांग्रेस पार्टी पहले से कह रही है, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने भी आपके सामने कहा कि जेपीसी से कम कुछ नहीं। और हम जेपीसी इसलिए नहीं मांग कर रहे हैं कि हमारा कोई किसी से विद्वेष है। हम तो ये बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि भाई देश में तरक्की के हक सबको हैं, बराबर हैं। सिर्फ एक आदमी को जो आप दे रहे हो और उसको भी सही निकालने के लिए, उसके गलत कामों पर पर्दा डालने के लिए सेबी जैसी संस्था का दुरुपयोग कर रहे हो। सेबी जैसी संस्था में जो माधवी बुच है, जो खुद दागी इतिहास की दिखाई दे रही है 2008 से लेकर के अब तक, उसको आप अध्यक्ष बनाए हुए हो। 2 महीने में सेबी की रिपोर्ट आनी थी, वो रिपोर्ट 18 महीने में नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट को भी कहीं ना कहीं चकमा दे रहे हो। तो हम ये चाहते हैं कि एक समग्र रूप से जेपीसी हो। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य के पॉलिटेक्निक कॉलेज में 527 खाली पड़े पदों को भरने के लिए जारी विज्ञप्ति की शर्तों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने उन अभ्यर्थियों को भी परीक्षा में शामिल करने के लिए कहा है जो विज्ञप्ति में जारी शर्तों के तहत बी फार्मा में प्रथम श्रेणी में पास नहीं थे। हाईकोर्ट के इस फैसले से अब वे अभ्यर्थी भी इसमें हिस्सा ले सकेंगे जिनकी बी फार्मा में 2nd डिवीजन और अन्य थी। यह प्रक्रिया कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेगी। इस मामले में पौड़ी के विनोद सहित कई अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें 7 जुलाई को जारी विज्ञप्ति को चुनौती देते हुए कहा था कि राज्य सरकार ने पॉलिटेक्निक में खाली पड़े 527 विभिन्न पदों को भरने के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। उत्तराखंड सहकारी डेयरी प्रशिक्षण संस्थान में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें नैनीताल दुग्ध संघ ने संचालित योजना और गतिविधियों की जानकारी से अवगत करवाया गया। प्रभारी प्रशासन विपणन संजय सिंह भाकुनी को बीते दिनों पूर्व देहरादून कार्यक्रम में उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन ने प्रथम स्थान प्राप्त किए जाने पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पुरस्कृत होने पर दुग्ध संघ के अधिकारियों और कर्मचारियों ने शॉल और फूलों की माला उड़ाकर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। और आज का जो मुख्य विषय था, हमें अभी प्रदेश स्तर पर मार्केटिंग की समीक्षा हुई और पूरे प्रदेश में श्री संजय सिंह भाकुनी को सबसे अधिक दूध और दुग्ध पदार्थ बेचने पर प्रदेश में पहला स्थान मिला। ये नैनीताल दुग्ध संघ के लिए गौरव की बात है। और उस सब में हम सब ने निर्णय लिया कि एक सम्मान हम जनपद स्तर पर भी इस ट्रेनिंग सेंटर में संजय भाकुनी जी का करें। वो आज उपार्जन विपणन कार्यालय सहित सभी अनुभाग के लोगों ने यहाँ पर भाकुनी जी का सम्मान इस आशय के साथ करा कि आज मार्केटिंग में हम प्रदेश में प्रथम आए हैं, तो हो सकता है कि आने वाले 2 माह 4 माह में हम उपार्जन में भी प्रथम स्थान तो है ही, लेकिन एक उत्कृष्ट स्थान हम प्राप्त करें। क्योंकि आज 13% की ग्रोथ है, इसको हम 25% तक ले जाना चाहते हैं। उसके लिए एक महत्वपूर्ण बैठक भी हमारी यहाँ पर हुई है। उत्तरकाशी के बाड़ागड्डी क्षेत्र के कुरोली कंकराड़ी में हरि महाराज सहित खंड द्वारी माता और नागराज हुणेश्वर देवता का दुधू गाडू मेले का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर ग्रामीणों की ओर से लाए गए करीब 160 लीटर दूध से देवता के पशुओं ने स्नान कर क्षेत्र सहित अच्छी फसलों की खुशहाली के लिए आशीर्वाद दिया। हरि महाराज के बारे में माना जाता है कि वे भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय हैं। प्रतिवर्ष यहाँ पर सारे जहाँ पूरे क्षेत्र के देवी देवताएं यहाँ पर आते हैं और पूरी विधिवत पूजा करके और स्थानीय लोग यहाँ पर बड़े उत्साह से इस पर्व को मनाते हैं। और जो हमारा लोकल रासु नृत्य और उसके साथ बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। और जो हरि महाराज का डोल, हरि महाराज के खंडद्वारी माता की जो देवियाँ हैं, डोलियाँ हैं, तमाम यहाँ पर आती हैं
और इस पर्व में मैं सबको शुभकामनाएं इस मेले की देता हूं और भगवान हरि महाराज से और सभी यहाँ के स्थानीय देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूं कि इस क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, हर श्रद्धालु के, हर यहाँ पर आए हुए व्यक्ति के घर में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य ऐसे होकर जाए। उधम सिंह नगर की सीमांत खटीमा की प्रतापपुर क्षेत्र में स्कूल की बस की चपेट में आने से मासूम की मौत हो गई, तो वहीं घटनाक्रम की जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया कि मासूम की बड़ी बहन स्कूल जा रही थी। मासूम भी बड़ी बहन के साथ स्कूल जाते समय सड़क किनारे खड़ा था और ड्राइवर की लापरवाही के कारण मासूम बस के अगले पहिए के नीचे आ गया। उस वक्त बस में कोई कंडक्टर भी मौजूद नहीं था। ड्राइवर बस लेकर फरार हो गया। में टकराया थी भाई का गेट में स्कूल वाली बस, पता नहीं छोड़ने गया है वही बच्चा अपनी वो दीदी को, उसके साथ चला गया था। बुआ भी छोड़ने गई, कंडक्टर नहीं था, खाली ड्राइवर था। हमें नहीं पता, हमें तो घर में आके ना रुका नहीं, घर में बता के गया था, ड्राइवर बताने गया था घर पे। 3 साल का जिसका नाम रोशनदेव सिंह है, प्रतापपुर पर उसको लाया गया था पोस्टमार्टम के लिए। तो उसकी सड़क दुर्घटना की वजह से मृत्यु हुई है, जिसमें उसको सिर में चोट की और अंदरूनी चोट की। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार अपडेट और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए जन टीवी के साथ।